नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 होती है, लेकिन वर्तमान में विधानसभा में विधायकों की संख्या 241 हो गई है, क्योंकि दो विधानसभा की सीटें खाली हो गई हैं। एक तो मोकामा की सीट, क्योंकि अनंत सिंह सजायाफ्ता हो गए, उनकी विधायकी रद्द हो गई, तो अब मोकामा की सीट पर उपचुनाव होगा, उसकी चर्चा हम करते रहते हैं। और दूसरी सीट है गोपालगंज विधानसभा की सीट। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों ही गोपालगंज से बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष सिंह का निधन हो गया। इस वजह से यह सीट खाली हो गई है और अब इस सीट पर भी उपचुनाव होंगे। उम्मीद है कि मोकामा और गोपालगंज की सीट पर अब एक साथ उपचुनाव कराए जाएंगे। अब हम आपको इस वीडियो में गोपालगंज सीट को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार इस सीट का समीकरण क्या है, इस सीट का जातीय गणित क्या है, इस सीट पर अब तक किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा है, किस की दावेदारी आने वाले उपचुनाव में सबसे ज़्यादा नजर आ रही है, कौन मार सकता है आखिरकार गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में बाजी। तो इस सीट के बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा इस सीट का राजनीतिक इतिहास भी बता देते हैं। 1951 में यह सीट पहली बार अस्तित्व में आई थी। उसके बाद से लगातार इस सीट पर अब तक 18 बार चुनाव हो चुके हैं और इन चुनावों में सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस को जीत मिली है। 7 बार कांग्रेस इस सीट पर चुनाव जीतने में सफल हुई है। 4 बार बीजेपी पिछले 4 बार से लगातार इस सीट पर चुनाव जीत रही है। 1 बार आरजेडी को जीत मिली है, 1 बार बसपा को, 2 बार जनता दल को, 2 बार इंडिपेंडेंट भी जीते हैं और 1 बार जनता पार्टी भी इस सीट पर जीत प्राप्त करने में कामयाब रही है। अब हम आपको 2020 के चुनाव के बारे में भी बताएंगे, 2015, 2010, 2005 के बारे में भी बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सन 2000 से, क्योंकि 1997 में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का गठन हुआ और उसके बाद सन 2000 में आरजेडी पहली बार विधानसभा आम चुनावों में उतरी थी और उस दौरान आरजेडी को बहुमत मिली थी। आरजेडी ने सरकार बनाई थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन अगर सन 2000 की बात करते हैं तो आपको बता दें कि गोपालगंज से उस दौरान आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के साले यानी कि राबड़ी देवी के भाई और तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव को गोपालगंज के इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया था। और जो सन 2000 के परिणाम हमारे सामने हैं उसके अनुसार साधु यादव आरजेडी के टिकट पर वह चुनाव जीतने में सफल रहे थे। उन्हें 30,248 वोट मिले थे। सुभाष सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे, वही सुभाष सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो आनंद मोहन की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी से उतरे थे, उन्हें 19,372 वोट मिले थे। और तीसरे नंबर पर उस दौरान रियाजुल हक उर्फ राजू थे, जो कि इंडिपेंडेंट मैदान में थे, उन्हें 17,837 वोट मिले थे। उसके बाद बात आती है सन 2005 की। सन 2005 में 2 चुनाव हुए थे, एक फरवरी का और एक तो अक्टूबर का। फरवरी का चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी की सरकार नहीं बन पाई, इसलिए अक्टूबर में चुनाव हुआ। फरवरी के चुनाव में रियाजुल हक, जो कि बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे 2005 के फरवरी वाले चुनाव में, वो चुनाव जीत गए, वो विधायक बन गए। उन्हें 27,885 वोट मिले थे। उस दौरान गोपालगंज की सीट पर सुभाष सिंह लोजपा के टिकट पर मैदान में उतरे थे और उन्हें 24,587 वोट मिले थे। वो दूसरे नंबर पर रहे थे। अंबिका यादव को आरजेडी ने टिकट दिया था, क्योंकि साधु यादव सांसद बन गए थे 2004 के लोकसभा चुनाव में, तो वो संसद पहुंच गए थे, इस वजह से वो चुनाव में उतरे नहीं। तो आरजेडी ने एक नए चेहरे अंबिका यादव को मैदान में उतारा, लेकिन वो चौथे नंबर पर चले गए। और इंदिरा यादव एक थी, वो तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट उतरी थी। बीजेपी काफ़ी नीचे चली गई थी और इस तरह से 2005 के चुनाव में बसपा को पहली बार इस सीट पर जीत मिली। रियाजुल हक भी पहली बार इस सीट पर विधायक बने
और फिर जब किसी की सरकार फरवरी वाले चुनाव में नहीं बन पाई तो अक्टूबर 2005 में फिर चुनाव हुआ। उस दौरान जो कैंडिडेट थे वो इधर से उधर हो गए, यानी सुभाष सिंह जो फरवरी में लोजपा के टिकट पर उम्मीदवार थे वो अक्टूबर में बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार बन गए और वो चुनाव पहली बार इस सीट पर जीत गए। उन्हें 39,205 वोट मिले। आरजेडी जिसने अंबिका यादव को उम्मीदवार बनाया था उसने 2 अक्टूबर वाले चुनाव में ध्रुवनाथ को उम्मीदवार बनाया, वो दूसरे नंबर पर रही, उसे 21,894 वोट मिले। और लोजपा जो फरवरी वाले चुनाव में सुभाष सिंह को उम्मीदवार बनाकर दूसरे नंबर पर रही थी, वो इस बार तीसरे नंबर पर रही और उसने उम्मीदवार बनाया पूर्व एमएलए रामावतार को, हालांकि ज़्यादा वोट उसे मिल नहीं पाए। अब हम बात कर लेते हैं सन 2010 की। अब 2009 में साधु यादव जो सांसद थे उनकी सदस्यता खत्म हो गई, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, फिर जीत नहीं पाए। तो 2010 में वो एक बार फिर गोपालगंज की सीट पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर। उस दौरान 2010 के चुनाव की बात करें तो नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन एनडीए की भारी लहर थी, 200 से अधिक सीटों पर उनकी गठबंधन ने चुनाव जीता। एक बार फिर सुभाष सिंह बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार बने थे, 58,010 वोट उन्हें मिले थे, वो चुनाव जीत गए। दूसरे नंबर पर रियाजुल हक उर्फ राजू रहे जिन्हें 42,117 वोट मिले थे। साधु यादव तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी, लोजपा और आरजेडी का गठबंधन उस दौरान था और साधु यादव 8,488 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। फिर 2015 का राजनीतिक समीकरण आपको मालूम होगा, पूरी तरह से बिहार का जो समीकरण था वो बदल गया था। बीजेपी के खिलाफ आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ हो गए थे। एनडीए में उस दौरान बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की उस समय की पार्टी रालोसपा और लोजपा के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा थी। चुनाव हुए और महागठबंधन को भारी जीत मिली, लेकिन इस महागठबंधन की भारी जीत में भी गोपालगंज की सीट बीजेपी के खाते में ही रही। यानी 2015 में भी बीजेपी के सुभाष सिंह इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 78,491 वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन से आरजेडी ने रियाजुल हक को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया था, उन्हें 73,417 वोट मिले थे। और जय हिंद प्रसाद बसपा के टिकट पर मैदान में थे, उन्हें 3565 वोट मिले थे। इसके बाद बारी आती है 2020 की, लेकिन 2020 के चुनाव से पहले बिहार का राजनीतिक समीकरण 2017 में फिर बदल जाता है, क्योंकि 2017 में नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाते हैं और एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ता है। लोजपा अपना अलग चुनाव लड़ती है, लेकिन जहां बीजेपी के उम्मीदवार होते हैं वहां लोजपा उम्मीदवारी अपनी नहीं देती है। और 2020 के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर सुभाष सिंह पर भरोसा करती है, उन्हें उम्मीदवार बनाती है। महागठबंधन से गोपालगंज में कांग्रेस ने आसिफ गफूर को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बार फिर साधु यादव आ जाते हैं। देखिए, साधु यादव इस सीट पर हमेशा लड़ाई में रहे हैं। 2015 को छोड़ दें, 2015 में वो इस सीट पर चुनाव नहीं लड़े थे, वो बरौली जो गोपालगंज के अंतर्गत ही एक और सीट आती है बरौली, वहां से चुनाव लड़े थे। लेकिन एक बार फिर 2020 के चुनाव में वो गोपालगंज से ताल ठोक देते हैं बसपा के टिकट पर। और ऐसे में जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो बीजेपी के सुभाष सिंह आसानी से 36,000 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं, लेकिन महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार आसिफ गफूर, जो कि बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के पोते हैं, वो तीसरे नंबर पर खिसक जाते हैं, उन्हें 36,460 वोट मिलता है। और बसपा के टिकट पर साधु यादव, जो कि इस सीट पर 2020 में ताल ठोक रहे होते हैं, वो दूसरे नंबर पर आते हैं, उन्हें 41,039 वोट मिलता है। इस तरह से जो 2020 का चुनावी गणित था वो एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में जाता है। लेकिन देखिए, अब एक बार फिर बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है पूरी तरह से उलट पुलट हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं और महागठबंधन के खेमे में आ गए हैं और अब तो बीजेपी अकेले हो गई है।
उनके साथ तो कोई पार्टी ही नहीं है। और जो गोपालगंज से लगातार उनके जीतते कैंडिडेट थे सुभाष सिंह, उनका भी निधन हो गया है। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब वो गोपालगंज की सीट पर उपचुनाव में किसे उम्मीदवार बनाएगी। इसके अलावा अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में भी थोड़े बहुत आपको पेच देखने को मिलेंगे गोपालगंज के उपचुनाव में, क्योंकि अब महागठबंधन में नीतीश कुमार भी आ गए हैं, आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, वाम दल भी है, जीतन राम मांझी भी है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस सीट पर चुनाव लड़ती नहीं है, तो उम्मीद है कि वो इस बार भी चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि मोकामा की सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि जेडीयू कहे कि आप हमें गोपालगंज की सीट दे दीजिए। लेकिन इन दोनों के बीच में उठता है कांग्रेस का सवाल, क्योंकि 2020 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में यह सीट महागठबंधन से आई थी। तो महागठबंधन एक बार फिर दावेदारी पेश करे, महागठबंधन में कांग्रेस एक बार फिर दावेदारी पेश करेगी कि हमारी यह सीट है और हम ही इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन आरजेडी अब कांग्रेस को यह सीट देगी या नहीं देगी, ये बड़ा सवाल है। आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं रियाजुल हक, जो इस सीट पर 2005 के फरवरी चुनाव में बसपा के टिकट पर जीत भी चुके हैं। आरजेडी के तरफ से वो कई बार इस सीट पर उम्मीदवार रहे हैं, 2010 और 2015 में भी दूसरे नंबर पर रहे थे। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने उन्हें बरौली से अपना उम्मीदवार बना दिया था, बीजेपी के सामने दूसरे नंबर पर रहे, लगभग 67-68 हज़ार वोट उन्हें उस दौरान भी मिले। चुनाव जरूर हार गए, लेकिन अच्छी टक्कर उन्होंने दी। लेकिन कहा यह जा रहा है, जो खबर मिल रही है उसके अनुसार, रियाजुल हक उर्फ राजू आरजेडी के टिकट पर इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरह से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं उपचुनाव में। वो क्योंकि इस सीट पर अच्छे खासे जनाधार रखते हैं। बात केवल गोपालगंज की नहीं है, गोपालगंज सीट की नहीं, बल्कि गोपालगंज जिले के हर सीट पर उनकी अच्छी खासी जनाधार दिखाई देती है। तो गोपालगंज सीट पर अगर उपचुनाव हुआ तो रियाजुल हक महागठबंधन की तरफ से सबसे बड़े प्रबल दावेदार हो सकते हैं। लेकिन किस पार्टी से होंगे, ये बड़ा सवाल है। अभी वो आरजेडी में है, प्रदेश महासचिव के पद है, तो चाहते होंगे कि आरजेडी के टिकट पर ही वो इस बार के उपचुनाव में उम्मीदवारी दें। लेकिन कांग्रेस जिद पर अड़ती है और महागठबंधन से वो उसके खाते में भी चला जाता है। तो हो सकता है कि रियाजुल हक पार्टी चेंज करके कांग्रेस के सिंबल पर भी चुनाव लड़ ले। लेकिन उम्मीद यही है कि आरजेडी एक बार फिर गोपालगंज की सीट पर उपचुनाव लड़ते आपको नजर आ सकती है। रियाजुल हक उसके उम्मीदवार हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम मुकेश सहनी की। 2020 के चुनाव में वो बीजेपी के साथ थे, एनडीए में थे, अब बीजेपी के घोर विरोधी हैं। और गोपालगंज सीट पर जब सुभाष सिंह का निधन नहीं हुआ था, अस्वस्थ थे, अस्पताल में एडमिट थे, तब से मुकेश सहनी इस सीट पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में वो भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे और वो तो कहते हैं बीजेपी को हराने के लिए हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, खासकर उपचुनाव वो तो लड़ते ही लड़ते हैं। मोकामा में भी तैयारी कर रहे हैं और गोपालगंज में भी खूब तैयारी कर रहे हैं। अब बात बीजेपी की है कि वो किसे उम्मीदवार बनाएगी। तो देखिए, जब किसी विधायक का, जनप्रतिनिधि का निधन होता है तो राजनीतिक पार्टियां ये जानती हैं कि सिंपैथी वोट जो है वो उसी को मिल सकता है जो उनके परिवार से हो सकता है। तो बीजेपी सुभाष सिंह के परिवार से किसे उम्मीदवार बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गोपालगंज की सीट पर इस बार का जो उपचुनाव होगा वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा दिलचस्प लड़ाई होगी, महागठबंधन की टेस्टिंग भी होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी का वो सिटिंग सीट है और महागठबंधन उस सीट को छीन पाती है या नहीं, ये एक बड़ा दिलचस्प नज़ारा होगा जो देखने को आपको मिलेगा। मोकामा की सीट पर उपचुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर जिस प्रकार से अनंत सिंह का जो जनाधार है और उनकी जो प्रभाव है, उस वजह से वहां पर लड़ाई एक तरफा नजर आती है। लेकिन गोपालगंज की सीट पर लड़ाई एक तरफा होगी, ये कहना मुश्किल होगा। कौन उम्मीदवार होगा, किसे टिकट मिलेगा, उस पर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन
ये मान के चलिए कि रियाजुल हक उर्फ राजू उम्मीदवारी देने की पूरी तैयारी में है। मुकेश सहनी भी लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है, सुभाष सिंह के परिवार से अगर कोई उम्मीदवार बनता है तो वो कौन होगा, उसी पर सबकी नजरें हैं। उपचुनाव का बाजीगर इस बार कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। आप बन रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और नाम की चर्चा आप याद रखिएगा, वो है साधु यादव। साधु यादव जो लालू प्रसाद यादव के साले हैं, इस सीट पर उनका भी अपना एक दमखम है। क्या वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।